तड़के शीशे की बिपता। सारी चमारली का जूतियां मार मार सर पोला न कर दिया तो मैं भी जट का पुत नहीं। पीछी गली में से दगड़ दगड़ करते आए एक जमींदार ने हमारे घर के आगे बहुत पीपल तले आके अपने गुस्से से भरा भांडा जोर से फोड़ा। क्या हो गया सरदारा, इतने गुस्से में है? बुजुर्ग ताए बनते ने एक हाथ में नलियों वाला छिक्कू और एक हाथ में हुक्के की चिलम पकड़े अपने घर से आते हुए पूछा। घास खोदने के बहाने मेरा चारा चरी नोच के ले आई हैं, जैसे इनके बाप का खेत हो। इन ऊंचे बोलों को सुनते ही हमारे आसपास के घरों से न्याने स्याने इकट्ठे हो गए। उनके कपड़े मैले कुचैले थिगलियां लगे थे, जिनमें पसीने की हल्की सी बूंद चारों तरफ फैल रही थी। उनके पैर नंगे थे, बहुत सी तीवियों के पैर एड़ियों से फटे हुए थे और उनके अंदर जमी मैल की काली टेढ़ी बैंगी लकीरें साफ दिख रही थीं, जैसे बरसात के महीने में सूखे के मारे खेतों में दरारें फटी हुई थी। वो सब गुंग से हुए अधकोल आकार बना के खड़े थे और बिना बोले एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। मुझे लगा कि अभी किसी की शामत आ जाएगी। मुझ डर के मारे का दिल तेज तेज और ऊंचा ऊंचा धड़कने लगा। हम दिन रात सांपों की मुंडियां कुचल कुचल फसलें पालते हैं और ये चौड़ा जिधर जाता है उजाड़ डाल आता है। कभी छलियां मरोड़ ले आए, कभी साग तोड़ लाए, कभी गन्ने उखाड़ लाए, कभी छोलियां नोच लाए। ऊंची आवाज में लगातार बोलते हुए उसके होंठों के सिरों पर थूक की झाके सफेद और पानी के रंग के बारीक बारीक कोण लगातार जड़ रहे थे, जिन्हें वो थू थू करके थूक देता। सरदारा, तू बता, कौन कौन सी थी? मैं पूछता हूं अभी तेरे सामने। ताए बंते ने ठहराव के साथ पूछा। हद हो गई, कौन सी साथ वाले पिंड से आ गई? सारी तो एक जैसी थी। अब कोई परों पर पानी नहीं पड़ने देता। जो मैं भी खेतों में ही सरों से लीड़े उतार फेंकता तब अच्छा रहता। उसने फिर थू थू किया। उसकी इस आदत कारण पिंड में उसकी उर्फियत थू थू थी। हम कमियों कमीनों ने और कहाँ जाना? तुम्हारे ही बट्टों बनियों से घास पट्टा खोदना है और तुम्हारी भैंसों की टल सेवा करते हैं। ताए बंते ने बात न बेड़ने के लहजे में कहा। बहुत खरी खरी बातें ना करके बता। हमारी उधियारी भैंस लेके आ गया, जैसे तुम्हें अद नहीं मिलने वाला। कभी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि 3 हिस्से हमारे और 2 तुम्हारे। बात का रुख अपने अपने हकों की तरफ बदलने से माहौल गरमाने लगा, पर ताए बंते ने थोड़ी देर चुप रह के हलीमी से बीच में टोकते हुए फिर कहा। सरदारा, जिस पंचदवंची उधियारी की तू बात कर रहा है वो कई कई बार फिर जाती है, कई बार फंडर रह जाती है। आखिर बूचड़ों को ही रस्सा पकड़ाना पड़ता है। इस ठाकुर ने बूढ़ी भैंस की 2-2.5 साल रज के सेवा की। ब्याहने से पहले वो दंदा देती रही और ब्याहने के वक्त मर गई। हम भी इस तरह की चोटें झेलते रहते हैं। और कौन सा तेरे खेत से काट ले आई हैं? मुझसे बहुत ज्यादा घींस घींस ना करो। आप ही बक दो कि किसने मेरी फसल का सत्यानाश मारा, नहीं तो मैं पंचायत करने वाला हूँ। तुम्हारी सरदारियां कायम रहें, चल परे कर अब। ताए बंते ने बात खत्म करते हुए कहा और नलियों वाला छिक्कू जमीन पे रख के सर के गंज और टोटर पर हाथ से खुजाने लगा। ऐसे नहीं मानने वाले ये चमार, थू ने गुस्से में उछल कर टोकते हुए कहा और साथ ही दाईं टांग पीछे मोड़ के हाथ से पैरों की धूड़ी की जूती उतारने की कोशिश की। जा, तुझे जो करना है कर ले, ख्वामखा सर पर चढ़ा जा रहा है। सामने कोई कुसकता नहीं, इसलिए जा पहले नांगों के बूढ़े से पूछ। उस दिन हाथ जोड़ के मुझसे बच गया, नहीं तो दरांती से आंतें निकाल दी होती। 10वीं में पढ़ते मेरे ताए के बेटे फुम्मन ने अचानक गुस्से से दाईं बां हवा में उठाते हुए कहा। चारों तरफ माहौल में तूफान सा आ गया। सब जने हक्का बक्का रह गए। डर से मेरी टांगें कांप गईं और शरीर झुरझुरी खा गया। पास खड़ी मेरी माँ ने हाथ भर काढ़े घूंघट में से मेरी तरफ देखा और मेरी छोटी बहन को मेरी गोद में चढ़ाकर आप घर को चली गई। वेहड़े में मेरी चाचियां ताइयां घूंघट निकाले खड़ी थीं, जो सामने से पल्लू थोड़ा सा इधर उधर करके देखती। फुम्मन को ताया बनता और दूसरे लोग बांह से पकड़कर उरा परा करने की कोशिश कर रहे थे,
पर वो गुस्से में फराटे मारता किसी की सुन ही नहीं रहा था और जोर जोर से तेज तेज बोले जा रहा था। जो लल्लू पंजू उठता है, मारी धाड़ चमार आ जाता है। कभी हमारी माँ बहनों के हाथों से रंबे दरांतियां छीन लेते हैं, कभी सरों से दुपट्टे उतार लेते हैं। आदत ही बना ली है इन्होंने। चाहे इनके बंदों ने घास पट्टे उखाड़े हों, वो भी हमारे सर मुंड देते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। अच्छा फिर ठाने समझदा पुत, वहां देखूंगा जो तू गर्दन अकड़ा अकड़ा के बात करता है। थू ने एक और धमकी दी। किसी और को धोस देना, वो जमाना गया जब ये सब तुम्हारे आगे री री करते रहते थे। फुम्मन ने वापस जवाब दिया। पल भर रुक के उसने फिर कहा, अब सच्ची बातें सुन के तड़ंग लगता है, खुद रोज यहाँ डरा धमका के चले जाते हैं। मुझे लगता कि अब हाथापाई हो जानी है, तो कभी लगता बात मुक गई है। बाकियों के चेहरों पर पसरी घबराहट को देख के मैं सचमुच और डर गया। मेरा हलक खुश्क हो गया और थूक निगलना मुश्किल हो गया। टांगें बेजान हो गईं और पिंडा ठिठर सा गया। मुझे लगा मैं अभी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ूंगा और गोद में उठाई बहन सर के बल गिर जाएगी। पटक पटक के जूतियां लगेंगी तो आप ही सीधा हो जाना है सबने। अब बाबर बाबर बोल रहे हैं, मेरी ताई की तरफ इशारा करके। रांड का बेटा और सौदागर का घोड़ा कभी सीधा नहीं चलते। थू ने फिर अपनी भड़ास निकाली। जरा सा रुक के पहले से माठी आवाज में बोला, चिड़ी चूहे चमार साले बढ़ते ही बहुत हैं। मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो मुंह से जबान खींच के हाथ में पकड़ा दूंगा। और अपने पुतंदर से पहले पूछ, जिसने मेरी मां के परेन मारी थी। उस हरामदे की नाक से लकीरें निकलवाई थी थाने में। जब तुझे सब कह रहे हैं कि चाहे गुरुद्वारे चढ़ा ला, जो तेरा इतना नुकसान किया है, तो तू तो ऊपर ही ऊपर चढ़ा चला जा रहा है। फुम्मन ने पूरे जोश में निधड़क होकर ताई बनते और दूसरे बुढ़ों से खुद को छुड़ाते हुए कहा। अब उसकी भवें काफी सुकड़ गई थी और माथे पर त्योरियां उभर आई थी। ऊंचा ऊंचा जोर से बोलते हुए उसके मुंह से भी थूक की बूंदें निकल निकल कर हवा में मिल रही थी। मुझसे 8-10 साल बड़े मुझ फट फुम्मन की दलेरी और दलील बाजी सुन के मेरी टांगों में जैसे फिर से जान आ गई थी। पल के पल मेरे जी में आया कि मैं भी फुम्मन की तरह निडर और हौसला बुलंद हो जाऊं, डराने धमकाने वालों का डट के सामना करूं, बड़ा हो के मैं भी अकड़ के साथ बात करूं और किसी से हार ना मानूं। मेरी भी पेलियां हों, मैं उनकी मेंढों पर मूछों को ताव देता लंबड़ों के लड़कों की तरह घूमूं। इसी दौरान मेरा ताया रामा आ गया और आते ही उसने फुम्मन को डपटा। क्या झाझुआना मचा रखा है तूने? घर को भाग जा, नहीं तो 100 जूतियां मारूंगा। जो ये रोज आके चंज डालते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता कि हम कौन सा बाहर से आए हुए हैं कि पैर पैर पर हमारा जीना हराम कर रखा है। हर वक्त रोब, हर वक्त दब दबाओ। इनके पास जमीनें क्या हुई, हमारे रब बन गए। आए बड़े अंदाते। जो हमारे बंदे तुम्हारे खेतों में इतनी हट तोड़ मेहनत ना करें तो तुम भूखे मर जाओ। शाम को पी के बकरे बुलाने छोड़ दो। फुम्मन के गुस्से से लगातार बोले जाने के दौरान थूक की छोटी छोटी बूंदें अब भी फिजा में गिर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और काला सा शरीर तना हुआ था। फुम्मन को इस तरह बोलते मैंने पहली बार देखा था। वैसे उसके गुस्साखोर और अड़ियल होने का सबको पता था कि जहां वो सच्चा होता वहां अड़ जाता, चट्टान की तरह डट जाता। आज की तूतू में देखकर मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि जमींदार फिर हवा में डांगे लहराते एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दौड़ते हुए आ जाएंगे। इतने में छन छन करते घुंघरुओं की आवाज आई और सबकी नजरें एकदम उधर हो गईं। वो एक सन्यासी साधु था। पहले से जुड़े मजमे में वो भी आ खड़ा हुआ, पर अपने दोनों पैर बारी बारी ऊपर नीचे करता रहा, जैसे मैं पिंड के स्कूल में दूसरे शागिर्दों के साथ एक दो बोलते हुए कदमों से किया करता था। मुझे पहली तनाव भरी घटना भूल गई और मैं भी सहज सहज इस सन्यासी की नकल करने लगा। मैं ये हरकत करने से उस वक्त रुका जब उसने सहवन ही पूछा, जमीन की क्या गल कर रहे थे भाई? ऐथे ही सब कुछ रह जाना, साथ कुछ नहीं जावेगा। सन्यासी साधु ने मिली जुली पंजाबी हिंदी बोली और लगातार कदम ताल करता रहा। कुड़ियां बुढ़ियां घरों को चली गईं, बंदे सन्यासी की बातें सुनते रहे। उसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर काबू पाने के लिए बच्चन बोले और आखिर में जद सत के तौर पर कमर की धोती ऊपर उठाकर तांबे के कड़े से बंधा अपना लिंग दिखाया। हम सब न्याने हैरान होकर रह गए। उसने बेराग की बातें की। पलों में सारा माहौल बदल गया। ताई ने थू से कहा,
मैं समझाता हूँ इन सबको, आगे से तेरा नुकसान नहीं होगा, फिक्र न कर, अब बात छोड़ दे तू। तू पंचायत मेंबर है, तेरा कहना थोड़ा मोड़ सकता हूँ। फुम्मन से कहना कि नया खून है, जरा होश से बात किया करे, लड़कों को पता लगेगा तो क्या मालूम गर्म हो जाएं। और भोतरा जट 6 कनाली जमीन बे कर दे तो बंदा मार देता है। जा भाग जा परे, ताई ने धमकी सी देते हुए कहा। इतने में मेरे ताया की बहुएं हमारे घर के दरवाजे आगे आ खड़ी हुईं। मैं मजमा छोड़ के घर की तरफ हो लिया। जीतू भाभी ने ऊंची आवाज में कहा, चाची गुड को रोटी लाने के लिए बुला रही है। मैं अपनी छोटी बहन को घर छोड़ के छन्ना और पोना उठाकर अपनी भरजाइयों के साथ चल पड़ा। ये काम मेरे नित्य के कामों में शामिल था। भाई होरी कभी किसी जमींदार के दिहाड़ी डगारे के लिए जाते तो कभी किसी के। हम उनके घरों के वेहड़े में बाटियां छन्ने रख के जमीन पर बैठ जाते। जटियां थोड़ा सा झुककर ऊपर से ही रोटियां ऐसे डालती कि हम दोनों हाथों की बनाई पतल पर बड़ी जगत से उन्हें संभाल लेते। दाल साग की भरी कड़छियां भी इसी तरह ऊपर से भांडों में डालती, जिनके गर्म छींटे कई बार हमारे पैरों पर गिर जाते और फिर उनसे छोटे छोटे छाले पड़ जाते। ऐसे मौकों पर अक्सर मेरी सोचें बिना समय लगे पीछे को पलट जाती। कभी मुझे भाई होरी इकबाल सिंह के घर कनक मकई के बोहल को कोठियों बिहारियों में डालते दिखते और कभी बातें करते सुनाई देते। आज हम बोहल में नंगे पैर चलते फिरते हैं, जब दाने कोठी पड़ गए तो भिट हो जाने का डर हो जाएगा, फिर किसी ने भूल के भी इधर नहीं फटकने देना हमें। लफ्ज भिट से मुझे रह रह के कचोका पड़ता, जैसे हमारे कुएं की मंडेर के अंदर रस्से की रगड़ से लकीरें पड़ी हुई थी। मेरे ख्यालों के पता नहीं कैसे बरसाती कीड़ों पतंगों की तरह पर निकल आते। सोचता, जमींदार आप जानवरों को मल मल के नहलाते हैं, पानी उंडेलते हैं और हर तरह ख्याल रखते हैं। उनका कुत्ता कभी दालान अंदर तो कभी रसोई में बिना किसी रोक टोक के जाता है। बिल्ली के आगे उनके न्याने म्याऊं म्याऊं करते फिरते हैं। बलूंगड़ों को दूध बाटी में डाल के आगे करते हैं और उधर भाई होरी अपने घर से गिलास कटोरी लेके जाते हैं। सारा दिन उन लोगों के लिए जान मार के काम करते हैं और उनसे तो जानवर अच्छे, जो गन डाल के भी प्यार से पुकारे पिचकारे जाते हैं। मेरे दिल में फिर ख्याल आता कि कहीं बेगारों बुत्तियों से मेरा वास्ता ना पड़े, जैसे कैसे पड़ जाऊं, बड़ा होके दिल्ली में बसे अपनी बुआ के बेटों की तरह नौकरी करूं, दिल्ली रहूं और नई नई पेंटें कमीजें पहन के घूमूं, ना किसी का डर ना किसी की झिड़क होवे। कई बार भाई होरा को मजबूरी में उन जमींदारों की दिहाड़ी पे जाना पड़ता जिनके घर की दाल रोटी हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। भाया दिल की बात सांझी करता। उस गंदी सी के हाथों की बनी रोटी खा के बाहर आने को जोर लगाती रहती है। बाजरे की रोटियां मसरों की दाल के साथ मत्थे मार के टरखा देती है। सुबियार के कोई धी पुत नहीं, माड़ी नियत वाली है। बहुत बार भाइये की दिहाड़ी के एवज में मेरी माँ जट्टियों से गुड़, शक्कर, प्याज, लहसुन, आलू, कनक, मकई, माह या कोई और चीज ले आती। पर ये सब देख के भैया नोहरे से कहता, अपनी जिन्सों के भाव मर्जी से बढ़ा लेते हैं, हमारी दिहाड़ी नहीं बढ़ाते, जानवरों की तरह सारा दिन भगाते हैं। चल छोड़, बुरा सोहना औखा सोखा वक्त गुजरे जाता है। माँ ने बात लंबी होती देख के कहा, चमड़ी तो हमारी उतरती है, तुम्हें क्या पता अंदर बैठी हुइयों को। तुझसे कौन माथा फोड़े, कहे अंदर बैठी रहती हैं। आम तरह चितार के माँ किसी काम से पिछली कोठड़ी अंदर चली गई। आखिर भाइया थके हारे बैल की तरह धड़ाम से चारपाई पर बैठ जाता और कभी लेट जाता, फिर झुरझुरी सी लेके अपने आप से बातें करने लगता। जो 4 सियाड़ हमारे भी होते, बड़ी सोहनी गुजर बसर हो जानी थी। पता नहीं किस कंजर ने हमें जमीनों से महरूम रखा। जो मिले तो साले से पूछूं कि मामा तू हमारी तरह दूसरे का मोहताज होके देख, 2 दिन में ही गांड ना फट जाए तो मुझे पकड़ लेना। भाई के चेहरे पर तनाव, आंखों में लाली और भवें सुखड़ी हुई होती। उसके बोल कड़वे और उनमें तेजी होती। इस दौरान मैं सोचता, बड़ा होके जमीन खरीद के केले, आम के बूटे और गुलाब की दाबें लगानी हैं, जैसे पिंड के कई जट्टों के कुओं पर हैं। मैं देखता कि घर में तंगी तुर्शी के कारण नित नई खटपट चलती रहती। खाने पीने के वक्त ये सब चोटी पर पहुंच जाता। भैया गुस्से में बाटी ग्लास उठा उठा के मारता।
छतड़ी में उनके आपस में खड़कने की आवाज दालान अंदर बैठे हुओं को सुनाई पड़ती। यूं लगता कि अब चूल्हे की आग ने भांबड़ बन के भड़क उठना है। मैं अक्सर डर जाता कि भाया अभी उठ के माँ के 2-4 थप्पड़ या पीठ पर घूंसे मारकर अपना उबाल निकाल लेगा और फिर सुन पत्थर बन के बैठ जाएगा और आखिर बिना कुछ और बोले सो जाएगा। इन्हीं दिनों में माँ हम दोनों भाइयों की तरफ देख के दुख की बात करने लगी, पर भाया पहले ही भड़क उठा था। कहीं फांसी ले लूं? तुझे 20 बार बताया कि पैसों की कहीं से बात नहीं बनी। रोज यही घींस घींस, हर वक्त भुट्टो टक्को। ये तेरे ज्यादा हैं और मेरे कम। भाइये ने जैसे अपनी बेबसी और लाचारी का गुस्से भरा बयान दिया हो। ऐसे नहरियां पिट पिट मेरी तरफ ना देखे जा। महीना तो हो चला, मैं कहाँ डाका मार लूं? बहुतों से पूछ लिया, मांगो तो कोई दवन्नी नहीं देता। भाइये ने मां की बात बीच में से काटकर झई सी लेकर पढ़ते हुए कहा। फिर पता नहीं उसके जी में आया कि बोलने लगा, तेरा भुसड़ बनाता हूँ, फिर भी थद्दे का थद्दा नहीं लगता। हमारी साली किस्मत ही ऐसी है। खबरें किन कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इससे तो पैदा ही ना होते तो अच्छा था। क्या जाता ऐसे पैदा ना होने से। ऊपर से जरा सब्र रखा कर, अगले की भी सुन लिया कर। मैं तो कहती हूँ कि कल बिस्वा है, इन दोनों को पो फटने से पहले ही नहला ला। दहकते कोयलों पर जैसे मी की बूंदें पड़ गई हों। भाइये ने अपने सर पर बंधे परने के नीचे बालों में उंगलियां फेरते हुए बिना कोई बात किए ठीक है जैसे तू कहे कह के हाँ कर दी। तड़के ही भाया मुझे और बिरजू को लेकर पिंड से दक्षिण की तरफ चल पड़ा। हम चुपचाप चल रहे थे और चांद भी हमारे साथ साथ चलता आ रहा था। रास्ता किनारे जहाँ कहीं सरकंडों झाड़ियों की पाल आती तो उनमें हवा चलने से सरसर होती। पल के पल मेरे अंदर डर की लहर हवा से भी तेज दौड़ जाती। मैं लंबा कदम लेके बड़े भाई का हाथ पकड़ लेता। जंडेर पिंड की फिरनी पर गए तो छुब्बे के अंदर से एक कुतिया निकल के भौंकी। उसके 3-4 कतूरे पीछे पीछे दौड़े आए। भाइये ने डपटा तो वो सब अपनी जगह रुक गए और साथ ही वो हमसे बोला, दबादब पैर मारो। ओ मर गया। पोहली का एक सूखा हुआ बूटा जमीन के ऊपर सिरकता अचानक मेरे पैर तले आ गया। मेरा सड़पे मार मार के चलना वहीं रुक गया और मैं जल्दी से फुसकड़ा मारकर बैठ गया। फिर भाइये ने मेरे पैरों के तलवों में से कांटे निकाले और हाथ फेरते हुए पूछा, अब तो नहीं चुभते? थोड़ा गौर से देखा तो मुझे लगा ये वही घुग्गों वाली जगह है जहां मंगी और मैं दूसरों के साथ पिछले साल बैसाखी का मेला देखने आए थे। हमारे पिंड के दीवान ने गोल गप्पों की छाबड़ी लगाई हुई थी। उसके बेटे कच्छी और पाशु ग्राहकों के झूठे भांडे धोने और पानी पिलाने का काम कर रहे थे। पकौड़ों और मिठाई की कई दुकानें सजी हुई थी। कबड्डी का दम लगाते लड़के मेरे जहन के शीशे पर फिर उभरे और पेड़ के गिर्द गोल दायरे में बैठे खड़े न्यानो सियानों की भीड़। सारे रास्ते बजते अलगोजे की आवाज मुझे एक बार फिर सुनाई पड़ी। झग्गे उतारो, नहा लो फटाफट, घर को लौटते हैं फिर। कनक काटने भी जाना है कबाल साहू के खेत में। भाइये ने हमें हुक्म सा दिया। उसने अपनी मैल कोरी कमीज उतारते हुए हिदायत की, यहाँ बैठ के नहा लो, इधर डुम्ब है। पूरब की तरफ से आता पानी घास फूस काहियों सरकंडों झाड़ियों वाली जगह से गुजरते हुए हल्की से किलकिल करता बह रहा था। चांद की चांदनी के साथ तालाब में टाहलियों के पाल की टहनियों, शाखों और पत्तों के परछावें चितकबरी छांव जैसे दिखते जो हिलते भी थे। जब हमने लीड़े पहन लिए तो भाइये ने झोले में से दरांती निकाली, 5 मुट्ठियां सरवाड़ की डाली, सर झुका के धरती नमस्कारी और कहा, ओ माता रहम कर, लड़कों को ऐसी खुजली फिर से ना पड़े। दरअसल हम दोनों भाइयों के पिंडों पर खसरा खाए कुत्तों की तरह खुजली पड़ गई थी। खुजाते खुजाते सूखी जगहों से पानी रिसने लगता। आसपास के घरों के न्याने हमारे साथ न खेलते। हमारे घर वाले भी हमें ज्यादा बाहर न निकलने देते कि हमसे किसी और को यह बीमारी न लग जाए। हम दिन रात पिंडे पर तेज तेज कनोहा फेरते रहते। हमारी कोई पेश न जाती, गुस्सा आ जाता, रूहान से हो जाते। स्कूल से काफी दिनों से छुट्टियां थीं क्योंकि नई जमातें चढ़ने का वक्त आ गया था। कुछ दिन पहले ही नतीजे बोले जा चुके थे। मैं तीसरी में हो गया। अगर स्कूल की पढ़ाई के वक्त ये सब कुछ हो गया होता तो मुझे भी अपने साथ पढ़ते सोहन की तरह घर बैठना पड़ जाता, दौड़ना और खेल कूद बंद हो जाता। मैंने रास्ते पर चलकर घर लौटते हुए
यही सब सोच के सब्र कर लिया। घर पहुंचे तो माँ के चेहरे पर एक विश्वास की झलक साफ दिख रही थी। उसने हमें समझाया और दिलासा दिया, ये सारे चरघल भर जाएंगे, अब नाखून मार मार के पिंडा न खुरचियो। थोड़ा सा रुक के फिर कहा, फिर अब आराम देवेगा, हमने कौन सा उसके माँ मारे हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि बाहर वाले दरवाजे पे अचानक एक ही सुर में आवाजें आईं। 12 बरस की हुई रे गोरजा, पार्वती जी स्नान करेंगी, शिवाजी दर्शन करेंगे। सरों पर पाधी पगड़ियों के ऊपर मोर के पंख बांधे वो तीनों बाबे गोरजा गा के दर दर मांगते। शुरुआत हमारे घर से करते, क्योंकि पिंड की बड़ी गली यहीं से शुरू होती है। वो घंटियां बजाते, एक जना एक तुक बोलता और दो उससे अगली। उन्होंने बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहन रखे होते और धोतियों के लड़ पीछे कमर के बांध में उड़स रखे होते। कंधों पर पड़े गेरवे साफे नीचे को लटक रहे होते। मैं कोठरी में रखे घड़े में से आटे की कटोरी भर के एक बावे की बगल वाली झोली में डालने गया तो भाइये ने गुस्से से कहा, थोड़ा नहीं डाल सकता था, पहले ही 13वां महीना चल रहा है। इस मंग खानी जात का तो काम ही यही है, दिन भी नहीं चढ़ने देते, आ जाते हैं मुंह उठा के। पता नहीं कब के चले हुए होंगे, माँ ने धीरे से कहा। यहाँ भोगपुर मिल के तीनों तले बैठे हुए हैं और ये नवे शहर से अभी आए हैं। भाइये ने बात जारी रखते हुए बताया, हैं तो अपने बंदे ही, पर ये साले शिव के बने हुए हैं। उसकी गोरी चिट्टी रन के सोहले गागा अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। मांगना कौन सा आसान है, तू ही मांग के दिखा तो। मेरे कीड़े पड़े हुए हैं जो मैं मांगने निकल पड़ूं। भाइये की उमक बहस को बीच में छोड़ के माँ छतड़ी से दालान अंदर चली गई और मैं बाबों के पीछे पीछे अगले घर। बाबों के बोल में गौर से सुनता, पर साथ ही बोहड़ वालों के गुरदास होना के आंगन के बीच में शीशे में शिव पार्वती की रंग बरंगी तस्वीर मेरी आंखों के आगे आ जाती। पार्वती तालाब में नहाती मुझे कुछ कुछ देर बाद मुड़ मुड़ के देखती। मुझे यूं लगता जैसे कुछ पलों के लिए मैं शिव बन गया हूं। मुझे अच्छा लगता, लेकिन किसी से इस बात का कोई जिक्र न करता। माँ ने बाहरी दरवाजे की चौखट पे खड़ी बाएं हाथ में सिल्वर या पीतल की छोटी बाल्टी उठाते और दाएं हाथ से अपने पास आने का इशारा करते हुए साथ ही आवाज लगाई, गुड, दौड़ के पालू के हाथ से लस्सी ले आ। मैं जट्टों की गली में बाल्टी को घुमाता दुड़ंगे मारता जाता। जब गुरुद्वारे से आगे शेख चिल्लियों के घर तक पहुंचता तो मेरे पैरों और टांगों में पहले जैसी फुर्ती न रहती। सोचता, भाइया भैंसों की टहल सेवा करता है, नहलाता धुलाता है, धूप छांव में करता है, बरसातों को सूखे थान पर बांधता है, घास चारा करता है, पर ब्याहने से पहले ही भैंस किसी और के घर चली जाती है। जी करता कि भाइये से कहूं कि भैंस हम रख लें, घर का लस्सी दूध पिएंगे और मैं कट्टे बछेरे से खेलूंगा भी। कभी कभी मुझे लगता कि भाइये को भी पता है, जब बाबा मलक्खा सिंह अपने पोते के जिस्म के तगड़ा होने के बारे में लोगों से खुश हो के सिफ्ती करता हुआ दिखाई देता, कि हमारा दोची तो दूध पीता है, दूध ही मूतता है। मुझे ख्याल आता कि मैं भी ऊंचा लंबा और तगड़ा जवान हो जाऊं। मैं बारियों के खुले बड़े वेहड़े में बाल्टी या डोल रखता तो सर नीचे डाल के खड़ा रहता। साथ ही लस्सी मांगने के बारे में बेशुमार ख्याल छोटे छोटे बादलों की तरह एक घटा के रूप में आ जुड़ते और मन के आकाश पे घोर निराशा और उदासी की बारिश करते महसूस होते। मेरा तन मन शर्मिंदगी की इस बाढ़ में बहता हुआ लगता। मुझे अपने सर, धड़ और टांगों का पता ही न लगता कि वो आपस में एक हैं। मेरी सोचों के लगातार चलते काफले तभी रुकते जब पालो अंदर से ही कहती, गुड, जरा को ठहर के आई, मैं दूध रिड़कने लगी हूँ। पालू के यहाँ हमने दूध का महीना भी बांधा हुआ था, कभी पाव तो कभी आधा किलो, पर लस्सी के लिए कई बार मेरे 2-2 चक्कर लग जाते। उधर भाइया मुझे उछल उछल कर पड़ता और कहता, अब तो चला जा मामा, 100 बार कहा है कि लस्सी के बिना मुझसे नहीं रहा जाता। जो इतनी जरूरत है तो अब के मेनी और बूरी दोनों किले पर बंधी रहने देना, न्याने भी खा पी लेंगे। माँ ने तुर्क मारी। कैसी मुंह भर के बके जाती है। जो तेरे गुल्लक देवों से रकम ली है कोठे के कोले निकालने के लिए, वो तेरा बाप देगा। जब बोलता है मेरे जिंदों तक जाता है, ख्वाह मख्वाह गले पड़ रहा है। बात कहाँ की होती है, लेक किधर को जाता है। सारा दिन खोते की तरह भगाते हैं। और ये फिर चुनचुलाया हुआ भाया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा और चिलम की राख गुल करके
کنکری کو صحیح طرح ٹکا کے تمباکو ڈالنے لگا۔ کبھی کبھی میرے جی میں آتا کہ بھائیوں کو کسی دن کہہ دوں، آدھا پنڈ لنگ کے لسی لینے جانا مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے شرم آتی ہے۔ خیر، میں پھر اگلی صبح بالٹی یا ڈول ہاتھ میں اٹھا کے کبھی کسی کے گھر لسی مانگنے جاتا تو کبھی کسی کے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا۔ گرمیوں میں صبح کو لسی کا کھٹا پی کے سواد سا آ جاتا، جو دال سبزی نہ بنتی تب بھی اس سے کام چل جاتا۔ گرمیوں کے ان دنوں میں بھینسوں گایوں کے دودھ سوکھ جاتے اور لسی کی کافی تنگی آ جاتی۔ لسی پینے کی اچھا برقرار رہتی۔ چائے تو کئی بار ہم بنا دودھ کے ہی پی لیتے تھے، اور بھائیا قسمت کو گالیاں دے دے کے اپنا سینہ ٹھنڈا کرنے کی فضول کوشش کرتا۔ انہی سوچوں میں گم مجھے گلی میں مانک ڈھیری والا بابا دونوں بغلوں میں لمبی لمبی جھولیاں ڈالے مانگتا دکھائی دیتا۔ موٹے کھدر کی ایک جھولی میں آٹا اور ایک میں دانے ڈلواتا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا کے اور گیرویں کپڑے پہن کے سادھوں والا بھیس بنا رکھا ہوتا۔ دروازوں کے سامنے اونچی آواز میں بولتا، بی بی کل پورنما ہے، گرہن لگے گا۔ چھوٹا سا میرا تن من بڑی سوچیں سوچتا کہ اسے کیسے پتا کہ کل گرہن لگے گا، اور مجھے تب سمجھ آئی جب وہ پتلی لمبی سی کتاب میں سے کسی کو کچھ پڑھ کے بتاتا، کسی کو کچھ۔ مینی بھینس ہمارے گھر ہی رہے گی، جو نہیں تو کوئی اپائے کر دے، جیسے دوسروں کے گھروں سے کنک کے دانے لے کر کرتا ہے۔ ساتھ یہ بھی پوچھوں گا کہ رتے بہمن کے بڑے سارے گھر اور چوبارے جیسا ہمارا گھر کب بنے گا؟ کہوں گا کوئی ریکھ میں میک مار، جیسے اسے پنڈ کے لوگ کہتے ہیں، پر میرے دل کی باتیں دل میں ہی رہ جاتی، اور وہ ہمارے پاس کے تائی تاروں کے گھر سے چائے پانی پی کے پچھلی گلی میں مڑ جاتا۔ ساتھ ہی من کا شیشہ تڑک جاتا، جس کی خاموش بپتا میرے تن اندر کے لہو کی طرح چکر لگاتی رہتی، اور یہ سوال خیال لگاتار بنا رہتا کہ وہ بابا سادھو ہو کے ہمارے ویڑے مانگنے کیوں نہیں آتا؟